Hello students, welcome you all in my YouTube channel DPC Tutorial Classes. This is Deva and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग जो चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट के क्लासेस में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे। F इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा एंड F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लास्ट की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे और उन्हीं न्यूमेरिकल्स के साथ आज की क्लास अपनी हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं और कुछ नया टॉपिक भी पढ़ेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। An electron enters in a magnetic field of 1200 Newton per ampere meter with the speed of 2 into 10 to the power 4 meter per second. Calculate the magnitude of the force on the electron if it is perpendicular to the field, parallel to the field and enters in the field at an angle of 30 degree. सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमें दी हुई हैं। चार्ज ऑफ द पार्टिकल Q दिया है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन में नहीं मेंशन है पर हमें ये पता होता है। स्पीड जो है वो 2 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी 1200 न्यूटन पर एम्पियर मीटर है। हमें सबसे पहले F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब हमारी फील्ड जो है जो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है जब हमारी फील्ड पैरेलल टू द फील्ड है, मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उसके पैरेलल है, उसके सॉरी परपेंडिकुलर है। जब हमारा थीटा जो है अगर परपेंडिकुलर है मींस हमारा थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर टू द फील्ड है तो मींस थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, वी की वैल्यू हमें दी हुई है, बी की वैल्यू हमें दी हुई है और साइन थीटा की जगह हमारा साइन 90 हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है जब हमारा कंडक्टर वायर जो भी है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमारा ये चार्ज है, सॉरी यहाँ पे चार्ज मेंशन है क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर नहीं है, चार्ज हमारा है इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मीन्स जो एंगल इससे फॉर्म कर रहा है वो हमारा 90 डिग्री का है। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स हमारा जो निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा 3.84 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हो गया उस कंडीशन पे हमें निकालना है कि जब पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब पैरेलल होगा तो चार्ज हमारा उसी डायरेक्शन में है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो उसमें कोई भी एंगल फॉर्म नहीं करेगा, मीन्स वहाँ पे एंगल जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है और साइन थीटा मीन्स साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो हमारी 0 होती है। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। थर्ड हमारा है कि जब थीटा हमारा 30 डिग्री क्वेश्चन में हमें मेंशन है तो साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है। सारी वैल्यूज हम ऐसे ही एज इट इज पुट कर देंगे। F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू की पता है, वी की वैल्यू पता है और बी की वैल्यू पता है। साइन थीटा की जगह हम लोग 1/2 लिख देंगे। जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा फोर्स जो निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.92 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। Next question, a proton whose charge is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb passes with the speed of 3 into 10 to the power 5 meter per second at an angle of 30 degree towards the direction of the constant magnetic field. Then a force of 4.8 into 10 to the power minus 10 Newton is charged on the proton. फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा लगेगा, हमें सारी ही वैल्यूज पता है, बस हमें B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग F की जगह F की वैल्यू पुटअप कर देंगे, Q की जगह चार्ज ऑफ द प्रोटॉन पुटअप कर देंगे, V वेलोसिटी क्वेश्चन में मेंशन है उसे पुटअप कर देंगे, B हम B एज इट इज लिखेंगे और थीटा की जो वैल्यू है वो हमें 30 डिग्री दी हुई है मीन्स साइन 30, इसे हम पुटअप कर देंगे। जब हम यहाँ से B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे ही टर्म्स हमारे नीचे चले जाएंगे, फोर्स की वैल्यू खाली ऊपर रहेगी, Q नीचे आ जाएगा,
v की वैल्यू नीचे आ जाएगी और साइन थीटा नीचे आ जाएगा, b हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा b जो निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर के साथ साथ इसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electron whose mass is 9 into 10⁻31 kg and the charge of 1.6 into 10⁻19 moving with the speed of 3 into 10⁶ meter per second parallel to the x-axis enters acting in the magnetic field of 0.3 Weber per meter square parallel to the z-axis. Find the force acting on it, acceleration and direction of the acceleration. मास हमें दिया हुआ है, हम क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हैं सबसे पहले पुटअप कर लेंगे। मास हमें दिया हुआ है, क्यू हमें चार्ज दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है, स्पीड हमें दी हुई है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमारा थीटा जो है वो क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री कैसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हमारी है पैरेलल है और उसी के अक्रॉस हमारा z एक्सिस के अक्रॉस पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है और जो चार्ज हमारा एंटर कर रहा है वो x एक्सिस के पैरेलल है, मींस जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम f की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा की वैल्यू लगाएंगे, सारी वैल्यूज हम पुट अप कर देंगे और जो f की वैल्यू हमें कैलकुलेट होके आएगी वो हमें मिलेगी 1.44 इंटू 10⁻13 न्यूटन। इसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल्स टू ma होता है फॉर्मूला और यहाँ से हमने F की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। मास हमें क्वेश्चन में मेंशन है, हम a की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमारी निकल के आएगी 1.6 इंटू 10⁻17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे। इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है जो कि आज की क्लास में पढ़ेंगे दैट इज सोलेनॉइड एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है। अगर हम किसी भी कॉइल को किसी सर्कुलर टर्न्स के फॉर्म में हम लोग उसको इंसुलेट कर दे, रैप कर दे, तो वो जो हमारा शेप फॉर्म होता है वो हमारा कैसा शेप होता है, सोलेनॉइड का शेप दिया हुआ है इसमें। The coil of a mini circular turns on the insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called as a solenoid. कॉपर वायर को किसी कॉइल को हम अगर सिलेंडर के फॉर्म में इस तरीके से मतलब हेलिकल शेप में अरेंज कर दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, सोलेनॉइड बन जाता है। सोलेनॉइड में हम जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे पता करते हैं। सपोज हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जैसे कि हमें सर्किट में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट की जो डायरेक्शन है हम लोग ये नॉर्थ और साउथ पोल जो यहाँ पे डायरेक्शन का एक इंडिकेशन दिया गया है उसके थ्रू हम लोग शो करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एस बना हुआ है, तो एस का एक एरो हम यहाँ पुट अप करते हैं, एक एरो हम यहाँ पुट अप करते हैं। फिर इसको जब हम एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मीन्स अगर करंट हमारी कहीं फ्लो कर रही है और उसका डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो हमारा कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा और नेक्स्ट वाला अल्टीमेटली हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा क्योंकि उसका डायरेक्शन हमारा अपोजिट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कहीं का हमारा करंट का डायरेक्शन जैसे नॉर्थ पोल में जो रिप्रेजेंट करता है तो नॉर्थ पोल में जो एरोज हम लोग हैं वो इस तरीके से मार्क करते हैं और इसको जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो इसका जो होता है ये हमारा जो मोशन होता है, मूवमेंट होता है, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो करंट हमारी जैसे सपोज इस तरीके में फ्लो कर रही है यहाँ पे इसका जो मूवमेंट है ये हमारा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसलिए हमारा ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि करंट अगर हमारा फ्लो कर रहा है तो हमारा कौन सा साउथ पोल है और कौन सा हमारा नॉर्थ पोल है। ये हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हो गई सोलेनॉइड में। आगे हम लोग देखते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सोलेनॉइड, जब हम लोग इस सोलेनॉइड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड एंड विद इन द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के इनसाइड में और उसके अराउंड पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। द लाइंस ऑफ फोर्सेस इनसाइड द सोलेनॉइड आर नियरली पैरेलल which indicates that the magnetic field
within the solenoid is uniform and parallel to the axis of the solenoid। जो भी मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड के अक्रॉस मतलब अंदर के साइड प्रोड्यूस होती है वो हमारी पैरेलल होती है, और ये इस चीज को शो करती है कि जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की इनसाइड क्रिएट हो रही है वो हमारी एक्सिस के पैरेलल में है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में डेवलप हो रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है, जो कि हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसके बाद, तो वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सोलेनॉइड आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैन क्रिएट अ कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड जो होते हैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। क्यों मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल्ड क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट हो रही है वो हमारी करंट पे डिपेंडेंट है। जिस हिसाब से हमारा करंट फ्लो करेगा, जिस हिसाब से हमारे नंबर्स ऑफ टर्न्स फ्लो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ हमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, कहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की इंपॉर्टेंस कम है। इसलिए हम लोग इन्हें एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। और वही फैक्टर्स हैं जो कि इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी। करंट हमारा ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी। और नेचर ऑफ कोर मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि अगर हम इसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं इसी सोलेनॉइड के अंदर तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा मतलब इफ सॉफ्ट आयरन बी इंक्रीजेस, जब हम सॉफ्ट आयरन रखते हैं, टेम्पररी मैग्नेट रखते हैं, तो हमारा सॉफ्ट आयरन अगर हम टेम्पररी मैग्नेट रखते हैं तो हम टेम्पररी मैग्नेट जो होता है वो हमारा उसकी जो हम लोग स्ट्रेंथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज या कम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इफ़ स्टील बी बिकम्स परमानेंट, अगर हम परमानेंट मैग्नेट रखते हैं तो परमानेंट मैग्नेट की जो हमें स्ट्रेंथ है उसे हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। तो हमारे नेचर ऑफ द कोर पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है कि कम है। Magnetic lines are similar to those found in the bar magnet. This is because one end of the solenoid behaves as a magnet north and other as a north साउथ पोल। जो मैग्नेटिक लाइंस हमारी प्रोड्यूस होती हैं वो हमारी ऐसी ही प्रोड्यूस होती है जैसे हमारी बार मैग्नेट में होती हैं, क्योंकि जब मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होती है तो एक साइड हमारा नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा साइड हमारा साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा ही सेम हमारा मैग्नेट में होता है, क्योंकि मैग्नेट में भी हमारा एक साइड साउथ पोल होता है और एक साइड नॉर्थ पोल होता है। तो जब भी हम किसी सोलेनॉइड में अगर हम मैग्नेट करंट को पास कराते हैं तो जो भी हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं वो एक तरह से मैग्नेट के ही फॉर्म मतलब मैग्नेट का ही काम करती है, क्योंकि मैग्नेट में जैसे साउथ और नॉर्थ पोल होता है वैसे ही हमारे सोलेनॉइड में भी साउथ और नॉर्थ पोल जनरेट हो जाता है। The magnetic lines inside the solenoid are in the form of the parallel straight lines, and thus we can say that the magnetic field is uniform inside the solenoid. मैंने आपको ये चीज़ बताया ही कि जो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके इनसाइड प्रेजेंट होती हैं वो हमारी पैरेलल लाइंस में होती हैं, इसलिए हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होती हैं। अब आता है कि अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर फेरोमैग्नेट रख देते हैं तो ये हमारा जो फेरोमैग्नेट है वो हमारा एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या हम उसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इफ यू प्लेस अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बेसिकली वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें हम करंट पास करके उन्हें एज अ मैग्नेट के फॉर्म में बिहेव करा सकते हैं। मतलब जैसे सपोज हम कोई भी नॉर्मल स्टील का रॉड लेते हैं और उसको उसके अंदर एंटर करा देते हैं और हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो वो उस सॉफ्ट आयरन कोर में हमें वो जो मतलब हमारी आयरन रॉड है वो हमारी एज अ मैग्नेट मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज उसमें इंड्यूस हो जाएंगी। इसी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज उसमें इंड्यूस हो जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब देख लेते हैं क्या लिखा है कि इफ यू प्लेस अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड, मटेरियल जो मैग्नेटाइज किए जा सकते हैं उन्हें हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। Like a rod of a soft iron, it can be magnetized. Such magnets are called as an electromagnet. When the current flows in the coil in the
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्थ पोलैरिटी शोन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो हमारी नॉर्थ पोलैरिटी शो होती है, और जब हमारा क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो वो हमारा साउथ पोलैरिटी जनरेट हुई। क्योंकि यहाँ पे हमने कोई परमानेंट मैग्नेट तो रखा नहीं है, हमने टेम्पररी मैग्नेट यहाँ पे यूज किया है, तो टेम्पररी मैग्नेट का कोई अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो होता नहीं है, तो वो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो जनरेट होगा वो उसी चीज पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में है। तो अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो नॉर्थ पोलैरिटी शो करेगा, और जब हमारा क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो वो हमारा साउथ पोलैरिटी शो करेगा। अब ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, सेम वही है कि नंबर ऑफ टर्न्स पे हमारी डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू जनरेट हो रही है वो हमारी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे। दूसरी चीज़ जो है वो हमारी करंट पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द गैप बिटवीन द पोल्स, दोनों पोल्स के बीच में हमारा कितना गैप है। लार्जर द गैप बिटवीन द पोल्स लेस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, अगर दोनों पोल्स के बीच में जो गैप होगा वो ज्यादा होगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कम होगी, मीन्स ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। Electromagnet is a type of a magnet which is produced by the flow of electric current. The magnetic field disappears when the current is stopped. और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है सब्सटेंस हमारा, वो हमारा तब तक एज अ मैग्नेट बिहेव करता है जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। जहां हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाता है वहां पे उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिसअपियर हो जाती है, और उसी केस में वो एज अ मैग्नेट बिहेव करना स्टॉप कर देता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने पढ़ा, अब एक बार फिर से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। कि जो हमारा सोलेनॉइड होता है जो कि हमारे हेलिकल शेप में या सिलेंडर शेप में हम कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। जब हम इसमें कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं तो वो हमारा एक एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे वो मैग्नेट्स होते हैं जिनमें फेरोमैग्नेट्स बेसिकली हमारे वो होते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके उसे एज अ मैग्नेट के फॉर्म में हम लोग बिहेव करा सकते हैं। ऐसे मैग्नेट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जिसमें हमारे करंट की वजह से वो हमारे एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं, और जब तक उसमें करंट फ्लो करती है तभी वो एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं। जैसे ही करंट हमारी स्टॉप होती है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करना, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो आई होती हैं करंट की वजह से वो हमारी स्टॉप हो जाती हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो हमारे बेसिकली मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, एमआरआई मशीन्स हो गया, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होते हैं यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। इनके एप्लीकेशंस क्या है, माइक्रोफोन्स में यूज किए जाते हैं, डायनमोस हमारा जनरेटर्स हो गए इसमें यूज किए जाते हैं, लिफ्ट हैवी मटेरियल को यूज करने, हैवी मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो जनरेट फोर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स में जनरेट मतलब फोर्स को जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक बेल में यूज किया जाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, इन सब में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। तो ये हमारा छोटा सा सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट था, ये छोटा सा हमारा टॉपिक था, इसी के साथ एंड होता है। अब इसी में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है और इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। इलेक्ट्रिक बेल का जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा स्विच लगा होता है। स्विच जो होता है वो बैटरी से कनेक्टेड होता है, बैटरी से जो हमारा ये आया ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे प्लेस किया जाता है जो कि एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। ये हमारा कॉइल है जो कि इसके अराउंड हमारा रैप है। ये हमारा यहाँ पे स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, और ये हमारा हैमर है, और ये हमारा गोंक है। इसमें क्या होता है जब हम लोग स्विच प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होता है। जब सर्किट कंप्लीट होता है तो यहाँ पे हमारा करंट, इस बैटरी के थ्रू हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। करंट फ्लो होने की वजह से इस हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सॉफ्ट आयरन है ये इससे जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी, जिसकी वजह से ये इससे अट्रैक्ट करने लगेगा। जब ये इससे अट्रैक्ट, जो सॉफ्ट आयरन आर्मेचर जब ये इससे अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हैमर है वो इस गोंग पे स्ट्राइक करेगा। जैसे ही ये हैमर गोंग पे स्ट्राइक करेगा और ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर इस पे अट्रैक्ट होगा, जो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है ये इससे कनेक्टेड नहीं होता है, सिर्फ अटैच होता है। जैसे ही हमारा इधर का मूवमेंट होगा यहाँ से ये सर्किट ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही सर्किट हमारा यहाँ पे ब्रेक करेगा
यहाँ पे करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा और जैसे करंट का फ्लो होना बंद हुआ, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वो भी हमारी स्टॉप कर जाएगी और मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी है वो भी हमारी स्टॉप तुरंत कर जाएगी और ये जो इससे अट्रैक्ट हुआ था वो फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और इसी तरीके से बेल की प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती है और हमारी जो बेल होती है वो रिंग करती है। फिर हम इस पे प्रेस करेंगे, फिर करंट हमारा फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तुरंत ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। जैसे ही स्ट्राइक करेगा तुरंत यहाँ पे सर्किट ब्रेक होगा। हमारा सर्किट ब्रेक होने के बाद फिर ये बेल हमारी स्टॉप कर जाएगी, फिर अपनी ये नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। अब जब फिर यहाँ पे स्विच प्रेस किया जाएगा तुरंत हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। आपने घरों में देखा होगा जैसे आप बेल प्रेस करते हैं तुरंत हमारी आवाज होती है, तुरंत रैंडम हमारा वो स्टॉप हो जाता है। तो अगर वो इस तरीके प्रोसेस ना हो तो वो कंटिन्यू हमारा बचता रहे। तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक बेल की। एक हमने जनरल ओवरव्यू ले लिया, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक बेल कंसिस्ट ऑफ द मेटालिक gong spring loaded arm which is made up of soft iron. Armature is fitted in such a manner near an electromagnet that when an armature is in its normal position, the circuit of the electromagnet is complete and the electromagnet attracts the armature. अभी ये सर्किट हमारा कंप्लीट है। जब सर्किट कंप्लीट होगा स्विच प्रेस किया जाएगा तो ये इस आर्मेचर से अट्रैक्ट करेगा। When the armature get attracted towards the electromagnet, जब ये आर्मेचर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा, the hammer of the armature strikes with the gong and produces sound. तब ये हैमर इससे स्ट्राइक करेगा और हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा। Simultaneously, due to the movement of the armature, the circuit of the electromagnets get disconnected and the magnetism is lost. आप इस वर्किंग डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे ही इस पे मतलब गोंग हमारा हैमर जो है वो इस गोंग पे स्ट्राइक करता है, यहाँ से देखिए ये सर्किट हमारा ब्रेक कर जाता है। और जैसे ही हमारा ब्रेक करता है, आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा ध्यान से, जैसे ही हमारा ये ब्रेक किया यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो प्रोड्यूस होना बंद हो गया। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो हमारा बंद हो जाता है और वापस ये अपनी पोजीशन पे आ जाता है। एज अ रिजल्ट द स्प्रिंग ऑफ द आर्मेचर brings it back to the normal position when the circuit is reestablished and the same phenomena occurs again and again. अब दोबारा जब यहाँ पे बटन प्रेस किया जाएगा तब ये फिनोमिना फिर से हमारा अकर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक बेल का प्रोसेस वर्क करता है। तो आज की क्लास में इतना ही था। होप सो आज की क्लास में जो भी डिस्कस किया गया है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी, और अपने डाउट्स को आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख के अपने डाउट्स को क्लियर आउट करा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की जो बाकी पार्ट्स बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।